अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियोस में हमने पहले बात की है स्टीरॉइड्स की, जो एक मिसाल थी उन केमिकल मैसेंजर्स की जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, और हम इन केमिकल मैसेजेस को हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको स्टीरॉइड्स के बारे में हर चीज़ नहीं बताई कि वो आते कहाँ से हैं, वो बनते कैसे हैं, और यही चीज़ मैं इस वीडियो में करूँगी। और ये करने के लिए मुझे शुरू करना पड़ेगा आपका तारुफ करवाकर एक चीज़ से जिसको टर्पीन्स कहते हैं। और टर्पीन शायद कोई ज़्यादा सुना हुआ लफ्ज़ ना हो, लेकिन ये ताल्लुक़ रखता है लिपिड मॉलिक्यूल्स की एक क्लास से, जो बने होते हैं एक अलग लेकिन बार बार दोहराए हुए कार्बन एटम्स के एक सेट से, जिसे आइसोप्रीन कहते हैं। तो मैं यहाँ बना लेती हूँ वो कार्बन यूनिट जिसे आइसोप्रीन कहते हैं, और आइसोप्रीन का एक बहुत अलग सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 कार्बन्स आपस में चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं। ये 1, 2, 3 और 4, और एक 5वां कार्बन एक शाख की तरह बाहर निकल रहा होता है एक बीच वाले कार्बन से, और ये 5 कार्बन यूनिट बार बार दोहराया जाता है बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। और जैसे ही 2 5 कार्बन आइसोप्रीन्स एक साथ मिलते हैं, आपको एक मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें 10 कार्बन्स होते हैं, और हम इसको कहते हैं मोनोटर्पीन। और आजकल मेरा जो सबसे पसंदीदा मोनोटर्पीन है वो है मेंथॉल, और वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब अगर आप इसमें एक और आइसोप्रीन शामिल कर दें, आपके पास होंगे 15 कार्बन्स, और ये आपको देगा 3 यूनिट्स आइसोप्रीन के, और हम इसको कहेंगे सेक्विटर्पीन। और एक मिसाल सेक्विटर्पीन की है जिंजर यानी अदरक, और अदरक दिखने में कुछ ऐसी होती है। और इसी तरह आप इसमें मज़ीद आइसोप्रीन यूनिट्स शामिल कर सकते हैं और बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाकर दिखाती हूँ इसको मज़ीद और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो ये रहा आपका चार्ट। याद रखें कि मोनोटर्पीन्स में थे 2 आइसोप्रीन यूनिट्स और सेक्विटर्पीन्स में थे 3 आइसोप्रीन यूनिट्स, और अगर इसमें आप एक और आइसोप्रीन यूनिट शामिल कर दें तो आपके पास आएगा डायटर्पीन, और इसमें होंगे 4 आइसोप्रीन यूनिट्स और होंगे 20 कार्बन्स। और इसको अब डायटर्पीन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरह से ये 2 मोनोटर्पीन्स हैं जिनको आपस में जोड़ दिया गया है, और फिर आप इसमें एक और शामिल कर सकते हैं, और ये हमें देगा 5 आइसोप्रीन यूनिट्स और 25 कार्बन्स, और इसको कहेंगे सेस्टरटर्पीन। और इसी तरह आप आगे चलते चले जा सकते हैं। आपके पास हो सकते हैं 6 आइसोप्रीन यूनिट्स यानी कि 30 कार्बन्स, और इसको कहेंगे ट्राइटर्पीन, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारे पास हैं अब 3 मोनोटर्पीन्स। और अगर आप इसमें एक और मोनोटर्पीन शामिल कर दें तो आपके पास आएगा टेट्राटर्पीन, और इसमें होंगे 40 कार्बन्स और 8 आइसोप्रीन यूनिट्स, और ये इसी तरह चलता चला जा सकता है, और हम इसमें मज़ीद आइसोप्रीन यूनिट्स शामिल करते रह सकते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ के और बहुत से विटामिन्स भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम स्टीरॉइड्स पर ही बात करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जिस्म किस तरह से इस्तेमाल करता है ये आइसोप्रीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो केमिकल्स बनाने के लिए जो इसको चाहिए हैं, और ये वो अमल है जिसको कहते हैं बायोसिंथेसिस। तो बायोसिंथेसिस में हमारा जिस्म शुरू करता है एक आइसोप्रीन से जो जुड़ा हुआ होता है एक चीज़ से जिसको पायरोफॉस्फेट कहते हैं, और जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। यहाँ मैं आर से रिप्रेजेंट करूँगी इस आइसोप्रीन यूनिट को अभी के लिए, ताकि मैं आपको सही तरह से दिखा सकूँ कि पायरोफॉस्फेट दिखने में कैसा होता है। तो ये है जनाब आपका पायरोफॉस्फेट। ये जो हरे रंग में है ये है पायरोफॉस्फेट। ये एक बहुत कमज़ोर बेस होती है जो इसको एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये सबसे अहम बात है क्योंकि इस रद्द अमल के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है इन आइसोप्रीन ब्लॉक्स के साथ बिल्ड करने के लिए, इसको चाहिए होता है एक अच्छा लीविंग ग्रुप, और वो है पायरोफॉस्फेट। और हमारा जिस्म शुरू करता है 2 मुख्तलिफ आइसोप्रीन पायरोफॉस्फेट्स से,
और ये पाए जाते हैं तकरीबन हर जिंदा ऑर्गेनिजम्स या हयातियात में, और वो हैं डाइमीथाइल एलील पायरोफॉस्फेट और आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। और मैंने पायरोफॉस्फेट को छोटा करके सिर्फ OPP लिखा है क्योंकि ज़्यादातर किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इनके नाम ज़रूर लिख देती हूँ ताकि कोई उलझन ना हो बाद में। ठीक है, और अब जो होता है वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक पाई बॉन्ड के वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं और हमला करते हैं इस कार्बन पर, जो इजाज़त देता है इस पायरोफॉस्फेट को यहाँ से जाने की, और इसके नतीजे में आपको मिलता है एक 10 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं जिरेनिल पायरोफॉस्फेट। तो ये है जिरेनिल पायरोफॉस्फेट, और हो सकता है कि यही अमल दोबारा हो जिसके नतीजे में आएगा एक 15 यानी 15 कार्बन वाला फार्नेसील पायरोफॉस्फेट। ये भी मैं यहाँ बना लेती हूँ। और जैसे जैसे ये केमिकल रिएक्शन या रद्द अमल करते रहेंगे, हमारा जिस्म आखिरकार बना बैठता है एक ट्राइटर्पीन, या अगर शायद आपको याद हो, ये एक 30 या 30 कार्बन मॉलिक्यूल है जो 6 आइसोप्रीन यूनिट्स से बनता है, और इस ट्राइटर्पीन को कहते हैं स्क्वालिन। ये भी मैं यहाँ बना लेती हूँ। मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं स्क्वालिन तक पहुँचूँ क्योंकि यही वो मॉलिक्यूल है जो बनाता है बेसिस इन सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स की जो हमारा जिस्म बनाता है। तो इस वीडियो का पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।